मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के उद्देश्य और उनके स्थापना वर्ष अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं, और स्थापना वर्ष सबके तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। आप लोग देख लेते हो लेकिन फिर लाइक नहीं देते हो, बहुत कम लाइक होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाती, तो इस वजह से प्लीज़ एक लाइक दे देना। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ओके, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं, वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण। तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका उद्देश्य क्या है, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख भी दिया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लगभग इतनी ही योजनाएं हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं, छोटी मोटी योजनाएं हैं, वो ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन आता है योजनाओं से तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन बहुत रेयर केस है कि पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं पंचवन योजना में। हम स्टार्ट करते हैं पंचवन योजना के साथ। ये देखिए, जो पंचवन योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार की ही योजना है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1976 से। 1976 से पंचवन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया जहां पर 33% से कहा जाता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उस पूरे क्षेत्र में कुल एरिया का लगभग 33% जो पार्ट होता है वो वनों का होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ ऐसे जिले थे जहां पर 33% वनों की जो उपलब्धता थी वो नहीं थी। इसी कारण से 33% से कम वन क्षेत्रों वाले जिलों को चिन्हित कर वहां पर वन क्षेत्रों को विकसित कराना ही पंचवन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो लिख सकते हैं आगे आप उद्देश्य में 33% से कम वन क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में क्या करना, वृक्षारोपण कराना या फिर वनों को विस्तारित करना। अगला है विद्या वन योजना। विद्या वन योजना में इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, 2007 से 2008, ठीक है, 2007 से 8 से जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जा रहा है। ठीक है, विद्या वन योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को 2007-8 से पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने की योजना जो है चलाई जा रही है। ठीक है, जागृत करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अगला है सामाजिक वानिकी योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सामाजिक वानिकी योजना का क्या उद्देश्य है, ये चलाई कब से गई, ये भी योजना जो शुरू हुई थी ये भी हुई थी 1976 में। 1976 में पंचवन योजना भी और सामाजिक वानिकी योजना भी। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसमें क्या है कि सरकार ने क्या किया कि जो कृषक थे, है ना, जिनके पास ठीक ठाक भूमि थी, उन कृषकों को कहा कि आप अपनी कृषि वाली भूमि में वृक्षों को लगाओ, पौधों को लगाओ, फसलों को छोड़ करके। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या हुआ, निजी जो रोपड़ियों को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब कृषक जो है अपने खेत पर पौधों को लगाए और कृषकों को उनकी भूमि में वृक्ष की खेती करवाना। कृषि वानिकी, इसको अगर जो खेत है उनके वहां पर अगर वो वृक्ष उगाएंगे तो उसे कहा जाएगा कृषि वानिकी। ठीक है, तो कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, मेड़ वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना, मतलब कृषकों को कुछ प्रलोभन भी दिया गया कि इतनी राशि दी जाएगी इतने वृक्ष लगाने के पश्चात अगर आप अपनी कृषि भूमि में इतने वृक्ष लगाते हो। तो सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था कृषि वानिकी, और ये शुरू कब से की गई, 1976 से। अगला है लोक वानिकी योजना, है ना। तो ये जो लोक वानिकी योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से, 1999 से। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसका जो मेन पर्पस था, मेन जो उद्देश्य था वो था कि जो भूमि स्वामी है या फिर हम कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र के वन होते हैं, ठीक है, भूमि स्वामी अक्सर अगर आपने कभी ग्रामीण इलाकों में देखा होगा,
उनकी जो खुद की भूमि होती है वहां पर वो कई सारे पौधों को लगा कर रखते हैं। लाभ के उद्देश्य से ही अक्सर लोग चंदन के वृक्ष लगा लेते हैं, है ना, पूरा एक बाग तैयार कर लेते हैं। और कोई सागौन, शीशम, ऐसे कोई वृक्ष होते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो लाभ के उद्देश्य से ही वो लगाते हैं। तो इसके ही अंतर्गत ये जो लोक वानिकी योजना है, इसके अंतर्गत भी वही किया गया है। जो निजी क्षेत्रों के जो भूमि है, निजी क्षेत्रों के जो वन प्रबंधक हैं, जो अपने खुद की भूमि पर वृक्षों को लगाते हैं, उनको और ज्यादा बढ़ावा देना। आगे समझ में? तो लोक वानिकी योजना के अंतर्गत यही किया गया है। और इसके अंतर्गत इससे संबंधित एक मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 में भी पारित किया गया था। लिख सकते हैं, लोक वानिकी योजना के अंतर्गत 2001 में मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत 4 जिलों में सीधी, दमोह, होशंगाबाद और देवास में किसान संघ का भी गठन किया गया है। किसमें? लोक वानिकी योजना के अंतर्गत। अब हम आते हैं अगले में। 5th है हमारा एशियाई सिंहों के पुनर्वास की योजना। एशियाई सिंहों के पुनर्वास की योजना। ये मैंने बनाया है भारत में, गुजरात वाला इलाका दिख रहा है क्या आपको? और यहां पर है भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रही। यहाँ पर है गिर, गुजरात में है गिर, और गिर में काफी बड़ा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। और केवल भारत में यहाँ पर पाए जाते हैं बब्बर शेर या एशियाई सिंह। एशियाई सिंह, ठीक है। अब इन एशियाई सिंहों को पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है। पुनर्वास क्यों? क्योंकि यहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर है या फिर यहाँ की ऐसी परिस्थितियां हैं कि इनके लिए ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अब ये जगह जो है वो नहीं देखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह अब नहीं देखी जा रही है। इस कारण से एशियाई सिंहों को पुनर्वासित करने की, मतलब इनके स्थान को चेंज करने की योजना बनाई गई है। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के श्योपुर में, मध्य प्रदेश में ये वाला जो स्थान है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जिला है श्योपुर। श्योपुर में बनाया जा रहा है पालपुर कुनो अभ्यारण्य। और ये जो एशियाई सिंह है, इनको ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है पालपुर कुनो अभ्यारण्य में। ठीक है, तो ये जो योजना है वो यही योजना है, एशियाई सिंहों के पुनर्वास की योजना। और पुनर्वास कहाँ से कहाँ किया जाएगा? गिर से, गुजरात के गिर के जो एशियाई सिंह है उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा पालपुर कुनो अभ्यारण्य में। ठीक है, ये योजना प्रगति पे है, कार्य इसमें चल रहा है, अभी कुछ दिनों में शायद ये कंप्लीट भी हो जाएगी। सारी चीजों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आपको ये सारी इकट्ठा एक साथ योजनाएं शायद ही मिल पाए किसी सोर्स में। अगला है वृक्षारोपण योजना। अब वृक्षारोपण योजना तो समझ ही गए होंगे आप। वृक्षारोपण के अंतर्गत जो वन विभाग है, वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग, वन विभाग मैं लिख देती हूँ, 2 विभाग मिलके, कौन कौन से? एक वन विभाग और एक सामाजिक वानिकी विभाग। ये इन दोनों विभागों ने मिलकर के कई हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। हर साल आप सुनते होंगे कि मध्य प्रदेश में कभी नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण किया गया, कभी कहीं पर किया गया। तो यही वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किया जाता है। और ये वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग दोनों मिलकर करते हैं और कई हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाता है। अगला है दीनदयाल वनांचल सेवा। इसकी शुरुआत हुई थी, ये अभी हाल की ही योजना है, और इसकी शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर 2016 से। ठीक है, तो दीनदयाल वनांचल सेवा की शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर 2016 से। और इसकी शुरुआत जो थी वो की थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, और ये है क्या बता दूं आपको, जो ये दीनदयाल वनांचल सेवा है, इसके अंतर्गत जो दूरस्थ वनांचलों, दूरस्थ वनों में, ठीक है, वन प्रदेशों में जो रहने वाले क्या, जिन्हें अधिकारी के रूप में पदस्थ किया जाता है या फिर कर्मचारी के रूप में पदस्थ किया जाता है, जो बहुत दूर दूर वन है, जैसे सतपुड़ा के वन को आप ले लो। ठीक है, तो
ऐसी जगहों पर जो कर्मचारी और अधिकारी जो पदस्थ होते हैं, उनके सहयोग से वहां के जो स्थानीय निवासी होते हैं, जो कि वनों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, वनों पर निर्भर स्थानीय निवासियों को या वनवासियों के कल्याण और सेवा के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है क्या, दीनदयाल वनांचल सेवा। समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वनांचल सेवा के अंतर्गत एक्चुअली मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से अगर शायद आपको आज समझ में ना आए तो इसके लिए हम सो सॉरी। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो दीनदयाल वनांचल सेवा के अंतर्गत इसकी जो शुरुआत थी वो की थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी सुदूर इलाकों में वनवासी रह रहे हैं, वनों में जो भी स्थानीय लोग रह रहे हैं, उनके कल्याण को सुनिश्चित करना, ठीक है, उनका कल्याण करना, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। और ये निराकरण कैसे किया जाएगा, उन्हीं क्षेत्रों में जो अधिकारी पदस्थ किए गए हैं और जो कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं उनके सहयोग से, ठीक है। अगला है इको टूरिज्म रोपड़ी। इको टूरिज्म रोपड़ी, देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इको टूरिज्म रोपड़ी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो दर्शनीय स्थल होते हैं जहां पर लोग जाते हैं, कई सारे संख्या में लोग जुटते हैं, वहां पर इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, वृक्षारोपण करवाया जा रहा है, ठीक है। वृक्षारोपण कराने से क्या होगा, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा, पर्यावरण को भी सुरक्षा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इको टूरिज्म रोपड़ी का उद्देश्य यही है। अगला है वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना है ना। देखिए ये जो योजना है इसकी शुरुआत की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा। स्वास्थ्य एवं लिख लेंगे परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा। और इसमें किया क्या जाएगा, इसके अंतर्गत महिलाओं को और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो भी लाभदायक जड़ी बूटियां या फिर औषधियां होती हैं उनकी खेती करवाई जाएगी, उनकी कृषि करवाई जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत उन औषधियों और जड़ी बूटियों की जो कृषि है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में करवाई जा रही है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, केंद्र की एक योजना है। और इसके अंतर्गत एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों के लिए उपयोगी स्वास्थ्य औषधियां और जड़ी बूटियों की खेती कटनी जिले में करवाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यह है सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो भी सूखा उन्मुख क्षेत्र थे, जो भी सूखे क्षेत्र थे जहां पर वनों की संख्या कम थी, जैसे कि धार, झाबुआ, बैतूल, खरगोन, शहडोल, सीधी, इन जगहों पर क्या हुआ है, वृक्षारोपण करवाए गए हैं, ठीक है। इन जगहों पर वृक्षारोपण करवाए गए हैं, चारागाह विकसित कराए गए हैं, ठीक है। और रोड सड़क जो है उसके किनारे किनारे भी वृक्षों को आरोपित करवाया गया है। तो सूखा उन्मुख क्षेत्र यही है। अगला है बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार की योजना। बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार की योजना यह शुरू की गई है 1989 से 90 में, लिख लीजिएगा 1989 से 90 में। और इसके अंतर्गत 20 जिलों में जहां पर वनों की संरचना बिगड़ चुकी थी, बिगड़ने का मतलब है कि ऐसे वन जिनसे कोई लाभ ना हो, ठीक है, और ऐसे वन जो कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे कहा जाता है यूकेलिप्टस को। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे 20 जिलों को चिन्हित किया गया जहां पर वनों की दुर्दशा, वनों की जो दशा थी वो काफी खराब हो चुकी थी। तो वहां पर वनों को सुधार करने के लिए यह योजना लाई गई है, ठीक है, वहां के वनों को सुधारने के लिए। कौन सी, बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1989 से 90 के बीच। अगला है विकेंद्रीकरण रोपणी योजना। विकेंद्रीकरण रोपणी योजना, इस योजना का उद्देश्य है वानिकी के प्रति आम लोगों को आकर्षित करना। जो आम जनता है, जो अधिकारी है, ठीक है, वनों में पदस्थ कर्मचारी या फिर अन्य किसी विभाग में, वो तो जानेंगे ही कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होती है वृक्षारोपण करने से। लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो जनरली नहीं जानती है। तो विकेंद्रीकरण रोपणी योजना के अंतर्गत जो आम जनता है उनके अंदर रुझान पैदा करना इसका उद्देश्य है, वानिकी के प्रति, ठीक है, वानिकी के प्रति आम जनता के अंदर रुझान पैदा करना। अब ये थोड़ा योजना से इतर एक हमने संस्था की
यहाँ पे बात कही है उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम, वन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। एक बार फिर से सुन लिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 को। स्थापना वर्ष याद रखिएगा 24 जुलाई 1975 को, ठीक है। 24 जुलाई 1975 को। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो मेन पर्पस है वो है जो निम्न कोटि के वन होते हैं, ठीक है, जिन क्षेत्रों में निम्न कोटि के वन हैं उन वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करना। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम जिसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 को, इसका मेन उद्देश्य है निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करना, ठीक है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? देखिए जो निम्न कोटि के वन है वहां पर ऐसे वृक्षों को लगाना जो कि बहुमूल्य हो, बहुत तेजी से विकास करते हो या बहुत तेजी से बढ़ते हो और बहुत ज्यादा लाभप्रद हो, ठीक है। लाभप्रद में केवल धन से ही लाभ प्राप्त होना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। लाभप्रद जैसे किसी जड़ी बूटी को के लिए ही उनका यूज हो रहा हो, किसी फल की ही खेती हो रही हो, किसी फूल की ही खेती हो रही हो, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि में परिवर्तित करना या उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये हो गई कुछ योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वनों के संरक्षण के लिए। मैंने जितने अपने चैप्टर करवाए हैं, अगर आपने उन चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और उन्हें साथ ही साथ नोट्स बनाने के साथ ही साथ अगर अच्छे से रीड किया है तो आपके लगभग क्वेश्चन, देखिए अगर क्वेश्चन आते हैं 50 तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर हमारे PGK कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम तक हो ही जाएगा, अभी तो काफी टाइम है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 50 में से 42 43 क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन केवल आप नहीं कर पाओगे जो कि थोड़ा आपके सिलेबस से तो इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती है अगर आपको पता हो तो, वो किसी को नहीं पता होती। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं, किसी से भी नहीं बनेंगे। और जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर से ये तो कंफर्म है कि कंप्लीट हो ही हो जा रहे, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। अगर हो सके तो नोट्स बनाते चलिए। नोट्स का प्रॉफिट क्या होता है? मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे इलाके में गए हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है और आपको पढ़ना ही है, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो आप वीडियोस कैसे देख पाओगे, लेक्चर कैसे देख पाओगे, है ना। तो इसलिए आपने अगर पहले से लेक्चर देखी और उसकी प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर की है तो आप बहुत आसानी से उसे पढ़ सकते हो। सो अब हम फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ? वनों के क्षेत्र में वनों के अच्छे क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, वनों के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य की। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।